नमस्कार, मैं एजाज हुसैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर एक अलग विषय पर बात करने के लिए। इससे पहले मैं कश्मीर के इतिहास का भाग 1 और भाग 2 पर बात की है। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और हमारा आज का विषय होगा आसियान। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है और बहुत सारी परीक्षाओं में इसको लेकर कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इससे आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्नों का इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी सरलता पूर्वक आप उत्तर दे पाएंगे। तो इस 10 से 15 मिनट के वीडियो को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आसियान देश के या आसियान देशों के संगठन को हम समझने से पहले कुछ बातें जान लें, जैसे कि आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यह आसियान का पूरा नाम है। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई। किस घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई। तो याद रखना, आसियान संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई। कब हुई? तो 1967 में हुई। स्थापना के समय इसमें 5 देश सदस्य थे। एक इंडोनेशिया, दूसरा थाईलैंड, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर, पांचवा फिलीपींस। तो स्थापना के समय एशियाई या आसियान संगठन में 5 सदस्य देश थे और इसकी जो मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो याद रखिए आप लोग कुछ बेसिक चीजें, यानी कि सामान्य बातें। आसियान संगठन से इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, स्थापना 1967, स्थापना समय 5 देश थे और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और इसका किस घोषणा पत्र से इसका गठन हुआ था? तो याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र। आज वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश है। तो हम देखते हैं कि आगे 5 के आगे कैसे इससे देश जुड़ते गए। सबसे पहले 1984 में इसमें एक छोटा सा देश ब्रुनेई एक देश जो द्वीपीय देश है, वो जुड़ा। 1984 के बाद 1995 में इसमें वियतनाम व लाओस देश भी जुड़े। फिर 1997 में म्यांमार
इसका सदस्य बना। उन्नीस सौ 99 में कंबोडिया इसका स्थायी सदस्य बना। यानी कि आज आसियान देशों में इन 10 देशों का उल्लेख होता है। आज आसियान में टोटल देशों की संख्या 10, यानी कि 10 सदस्य देश। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि इसकी स्थापना के समय कौन सदस्य थे और बाद में इसके सदस्य कौन बने। आगे में हम इस संगठन के संबंध में और जानकारी निकालेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कभी भी आपके एग्जाम में कि दक्षिण पूर्वी एशिया का वो कौन सा एकमात्र देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपको याद रखना उस देश का नाम पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर एक देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया में होने के बावजूद। यह देश 2002 में इंडोनेशिया से आजाद हुआ है। यानी कि 21वीं सदी का सबसे पहले आजाद होने वाला देश है पूर्वी तिमोर। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, और ये आसियान का सदस्य नहीं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया कि आसियान का पूरा नाम, स्थापना के समय के देश, बाद के देश और कौन सा एक देश इसका सदस्य नहीं है, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है और कितने इसके सदस्य हैं। आइए हम आसियान से जुड़े हुए अब हम आसियान और भारत की बात करते हैं। आसियान या भारत के संबंध। तो आसियान संबंध, आसियान और भारत के संबंध, यानी कि 1967 से 1990 तक भारत और आसियान के संबंध इतने ठीक या बेहतर नहीं थे। हाँ, उसके पीछे अगर हम समझे कि एक कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था कि 1945 से 1990 तक संपूर्ण दुनिया 2 प्रमुख गुटों में बटी हुई थी। यानी सारे देश 2 गुटों में बटे हुए थे। यानी कि एक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका जो पूंजीवाद को अपनाता था, और एक था सोवियत संघ जो साम्यवाद को अपनाता था। आसियान देशों ने अमेरिका यानी कि पूंजीवाद का रास्ता चुना और भारत ने सोवियत संघ का रास्ता चुना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1990 तक भारत और आसियान देशों के संबंध इतने बेहतर नहीं थे। परंतु आगे चलकर हम 1990 के बाद किस तरह से स्थितियां बदलती है, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1990 में। भारत आर्थिक संकट में बुरी तरह फंस जाता है और भूमंडलीकरण की जो लहर पूरे विश्व में चलती है, उसके तहत अब भारत को अपनी स्थितियां या नीतियां बदलना पड़ी। आपको अच्छी तरह पता है 1990 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह ने एक फार्मूला या एक प्लान प्रस्तुत किया जिसको हम कहते हैं वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। यानी कि अब हमें भी वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण पर जोर देना पड़ा और फिर से भारतीय आर्थिक या अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से गति पकड़ सके। इसी समय भारत के विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। श्री इंद्र कुमार गुजराल
कुछ समय के लिए ये भारत के पीएम भी रहे हैं। इन्होंने इस समय एक नई नीति अपनाई। उस नीति को हम कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। इन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसको हम कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। यानी कि भारत ने 1990 के बाद आसियान देशों से अपने संबंधों को बदलने का प्रयास किया और इसके परिणाम क्या होते हैं हम आगे देखते हैं। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत सबसे पहला प्रभाव पड़ा 1992 में, जब आसियान देशों ने या आसियान संगठन ने भारत को वार्ताकार का दर्जा दिया। यानी अब आसियान देशों की मीटिंग में भारत भी बातचीत कर सकता है। यह दर्जा 1992 में मिला। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत आसियान देशों का वार्ताकार कब बना, तो 1992 में। 1996 में भारत को 1996 में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा मिला। पूर्ण वार्ताकार दर्जा मिला। 1992 और 96 के बाद वर्ष 2001 में भारत को आसियान +1 का दर्जा दिया गया। यानी कि आसियान देश प्लस भारत, इसका दर्जा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारत आसियान देश +1 कब बना, यानी कि 2001 में। और इसकी प्रथम मीटिंग वर्ष 2002 में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि आसियान +1 भारत को कब दर्जा मिला और उसकी प्रथम मीटिंग कब हुई थी, तो वर्ष 2002 में। अब आगे हम देखते हैं कि और भारत और आसियान के संबंधों में किस तरह के परिवर्तन हुए। तो हम आ जाते हैं अगस्त 2009 में। अगस्त 2009 में भारत को आसियान देशों के बीच में समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं बाफ्टा, यानी कि भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता। मैं आपके लिए देता हूं यहां पर, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, जो अगस्त 2009 में होता है और 1 जनवरी 2010 से लागू होता है। तो याद रखना, बाफ्टा कब से लागू होता है, तो 1 जनवरी 2010। और कब ये समझौता हुआ, तो अगस्त 2009 में। इसके बाद हम कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर देखने का प्रयास कर लेते हैं ताकि आसियान से कोई सा प्रश्न हमसे छूटे नहीं। जिस प्रकार हमने देखा कि आसियान +1 भारत को कहते हैं, उसी प्रकार आसियान +3 में कुछ और देश आते हैं, जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। याद रहे क्वेश्चन कि आसियान +1 यानी भारत, आसियान +3 चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। इसके अतिरिक्त एक और बात हम कर लेते हैं यहीं पर, ईस्ट एशिया समिट, यानी कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। इसमें कुल 18 देश भाग लेते हैं। 18 देश भाग लेते हैं। इन 18 देशों में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कौन कौन, तो याद रखना इन 18 देशों में 10 तो आसियान के, एक आसियान +1 यानी कि भारत, आसियान +3 यानी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। इन 14 देशों के अतिरिक्त इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
अमेरिका और रूस। इस तरह से ईस्ट एशिया समिट में इन 18 देश भाग लेते हैं। यानी कि इस प्रकार आपसे अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त हम एक और चीज देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे ख्याल से। ईस्ट एशिया समिट के द्वारा भारत के किस विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण किया गया? तो याद रखना, उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में। और इसका विनिर्माण या पुनर्निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो याद रखना आप लोग, विदेश मंत्रालय। सामान्यतः विश्वविद्यालय निर्माण विदेश मंत्रालय के अधीन नहीं किए जाते, परंतु चूंकि ये नीति विदेश नीति संबंधित है, इसलिए इसका निर्माण इस नीति से किया गया, यानी किस मंत्रालय से किया गया। वर्तमान में मोदी सरकार ने एक्ट विथ ईस्ट पॉलिसी अपनाई है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही अगला रूप है। तो आपको आसियान संगठनों से महत्वपूर्ण प्रश्न आज जानने को मिले होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे लेक्चर भी मैं आपके सबको लाता रहूं, ताकि आप लोग अपने जनरल नॉलेज में बेहतर इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करते जाए। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर